ये कहानी किशनगंज के राजकुमारी की है। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। राजकुमारी का नाम मलाइका था। राजकुमारी मलाइका जितनी खूबसूरत थी उतना ही उनके अंदर घमंड भी था। उन्हें लगता था कि पूरी धरती पर उनसे खूबसूरत और कोई नहीं है। वो अक्सर आईने के सामने बैठकर अपना रूप निहारती रहती थी और स्वयं ही खुद की तारीफ किया करती थी। ऊपर वाले ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। शायद ही इस धरती पर मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत होगा। मेरे नैन नक्श कितने प्यारे हैं और ये मेरा गोरा रंग बिल्कुल दूध के ऊपर जमी मलाई की तरह है। तभी वहाँ पर राजकुमारी मलाइका की दासी आ जाती है, जिसको राजकुमारी ने अपने बालों में लगाने के लिए फूल लेने भेजा था। प्रणाम राजकुमारी, मैं फूल ले आई। लेकिन ये फूल लाल नहीं है। मैंने तुमसे लाल फूल लाने को कहा था। राजकुमारी, आज बगीचे में एक भी लाल फूल नहीं खिला। मैंने माली से फूल मांगा तो उसने मुझे यही दे दिया। जाओ और माली से कह दो कि कहीं से भी मुझे लाल फूल ला कर दे, नहीं तो उसे नौकरी से निकलवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ऊपर से कारावास में डलवा दिया जाएगा सो अलग। जी राजकुमारी। ऐसा कहकर वो दासी वहाँ से चली जाती है। तभी राजकुमारी दूसरी दासी को बुलावा भेजती है। दासी के आने पर राजकुमारी उससे कहती है, आज तुमने मेरे नहाने के पानी में इत्र नहीं डाला था क्या? मैं स्नान करके आई हूँ, फिर भी मुझ में से सुगंध क्यों नहीं आ रही है? माफ कीजिएगा राजकुमारी, आज मैं पानी में इत्र डालना भूल गई थी। तुम जानती हो इस भूल की सजा क्या हो सकती है? शायद तुम नहीं जानती, तुम्हें बताना पड़ेगा। सिपाहियों, इस दासी को कारावास में डलवा दिया जाए। राजकुमारी के आदेश से सिपाही वहाँ आते हैं और दासी को कारावास में डाल देते हैं। इस तरह राजकुमारी के दुर्व्यवहार की बात सभी दासियां और महल के कर्मचारी राजा को बताते हैं। सभी की बातें सुनकर राजा बहुत चिंता में पड़ जाते हैं और अपने कक्ष में इधर से उधर घूमने लगते हैं। तब महारानी उनके पास आती है और उनसे उनके चिंता का कारण पूछती है। क्या बात है महाराज, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज से पहले आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। महारानी, हमारे चिंता का एकमात्र कारण हमारी पुत्री राजकुमारी मलाइका है। क्यों महाराज, क्या हुआ? अब क्या कर दिया हमारी पुत्री ने? वो हमारे महल के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करती है। दासी से लेकर माली तक सभी पर अत्याचार करती है। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है और ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, यही सूचना हमें भी मिली है महाराज। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है। हमारे बाद इस राज्य का कार्यभार राजकुमारी को ही संभालना है। अगर वही प्रजा का दुख नहीं समझेंगी और उन पर अत्याचार करेंगी तो प्रजा विद्रोह कर उठेगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका क्या उपाय है महाराज? मैं भी वही सोच रहा हूँ महारानी कि आखिर इसका क्या उपाय है। मुझे लगता है महाराज, हमें इस विषय पर हमारे कुल गुरु से राय लेनी चाहिए। अब वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं महारानी। वो सिद्ध पुरुष हैं। उनके पास हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। हम कल ही उनसे मिलने जाएंगे। अगले दिन राजा और रानी अपने कुल गुरु से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पुत्र, आज इतनी दूर हमारे आश्रम में आने का कारण बताइए। गुरुदेव, मैं एक बहुत गंभीर समस्या में फंस गया हूँ और आपके पास उस समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। कैसी समस्या पुत्र? फिर राजा सारी समस्या गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव उनकी सारी समस्या सुनकर कहते हैं, आपकी इस समस्या का समाधान मैं अभी कर देता हूँ। उसके बाद गुरुदेव अपनी शक्तियों से एक सुरमा प्रकट करते हैं और वो सुरमा राजा को देते हुए कहते हैं, ये लो पुत्र, ये सुरमा तुम अपने पास रख लो। जब तुम्हारी पुत्री रात को विश्राम करेगी तब तुम ये सुरमा उसको लगा देना। कुछ दिनों के भीतर ही उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। राजा और रानी वो सुरमा अपने साथ महल ले आते हैं। रात को जब राजकुमारी मलाइका सो जाती है तो राजा वो सुरमा राजकुमारी को लगा देते हैं। अगली सुबह दासी राजकुमारी के लिए दूध लेकर जाती है। उठ जाइए राजकुमारी साहिबा, देखिए मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। सूरज सर पर चढ़ गया है, आपके स्नान का समय भी हो रहा है। जैसे ही राजकुमारी मलाइका सोकर उठती है तो दासी उसका कुरूप चेहरा देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, चीची चीची, राजकुमारी आपका चेहरा कितना कुरूप हो गया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कुरूप कह रही हो?
माफ कीजिएगा राजकुमारी, लेकिन आप बहुत भयंकर दिख रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आईने में अपना चेहरा देख लीजिए। राजकुमारी जब खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं कितनी बदसूरत दिख रही हूँ। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी, मैं वन में जाकर रहूंगी ताकि कोई भी मेरा ये भयानक रूप ना देख सके। राजकुमारी मलाइका अपना चेहरा ढककर वन में चली जाती हैं। जंगल में चलते चलते उनकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। राजकुमारी उस झोपड़ी में चली जाती हैं। वहाँ पर एक गरीब औरत खाना पका रही थी। तभी राजकुमारी उस औरत से कहती हैं, काकी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। वो औरत राजकुमारी को पानी देते हुए कहती है, ये लो बेटा, पानी पी लो। लेकिन ये तो बताओ, तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? ये सवाल मत पूछिए काकी, बस यूँ समझिए कि मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। ऐसा कहते हुए राजकुमारी रोने लगती है। तभी वो काकी कहती है, तुम रो मत बेटी, तू आज से मेरे साथ ही रहना। उस दिन से राजकुमारी वहीं रहने लगती है। जंगल में रहकर राजकुमारी को जंगल की खूबसूरती का एहसास होता है। ये तितलियाँ, ये फूल, पेड़ कितने खूबसूरत है और ये पक्षी कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। ये सब कितने सुंदर है। एक बस मैं ही कुरूप हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया। अगर उसने मुझे बदसूरत ना बनाया होता तो मेरी पूरी जिंदगी अपनी खूबसूरती के घमंड में ही बीत गई होती और प्रकृति के इस असल सौंदर्य को मैं कभी पहचान ही नहीं पाती। तभी राजकुमारी के आगे एक हिरन भागता हुआ आता है, जिसको तीर लगा हुआ था। वो राजकुमारी के आगे ही आकर गिर जाता है। हे भगवान, इस प्यारे से हिरन को ना जाने किसने चोट पहुंचाई है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मलाइका धीरे से हिरन में से तीर बाहर निकालती है और जड़ी बूटी लगाकर उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं झाड़ियों के पीछे से राजकुमार राघव, जिसने तीर मारा था, वो ये सब देख रहा होता है। फिर वो राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, कितनी दयालु हो तुम, तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? बस यूँ ही, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। राजकुमार भी वापस अपने महल चले जाते हैं, परंतु रात को स्वप्न में राजकुमार को राजकुमारी मलाइका दिखाई देती है और वो उठकर बैठ जाते हैं। ना जाने कौन है वो लड़की, पता नहीं क्यों मेरा मन उसको देखने के लिए विचलित हो रहा है। कल सुबह जाकर मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजकुमार फिर से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तब उनकी नजर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। कोई है क्या भीतर? कौन है? ऐसा कहकर राजकुमारी दरवाजा खोलती है और अपने मन में सोचती है, अरे ये तो वही राजकुमार है। कहिए, आप यहाँ दोबारा से क्यों आए हैं? क्या तुम यहीं रहती हो? मैं सुबह से तुम्हारी खोज में था और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने राज्य लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन ये असंभव है। आप मेरा बदसूरत रूप देखेंगे तो डर जाएंगे। किसने कहा कि तुम बदसूरत हो? इंसान की सुंदरता तो उसके मन में होती है और तुम्हारा मन तो अत्यंत खूबसूरत है। तुम्हारे बाहरी रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घूंघट हटा लो। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी अपना घूंघट हटा लेती है। राजकुमार राजकुमारी को एकटक देखता रह जाता है। वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कितनी खूबसूरत हो? उसके बाद राजकुमार तालाब के किनारे ले जाकर मलाइका को उसका चेहरा दिखाता है। अपना चेहरा देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। मैं पहले की तरह खूबसूरत हो गई। देखिए, मेरा खूबसूरत रूप लौट आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। अपने रूप के घमंड के कारण ही मुझे ये सजा मिली थी, लेकिन अब मैं अपने राज्य जाकर सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मेरे साथ मेरे राज्य चलेंगे ना? क्यों नहीं राजकुमारी, आखिर आपके पिता से आपका हाथ भी तो मांगना है हमें। राघव और मलाइका दोनों हंसने लगते हैं। फिर राजकुमार राघव राजकुमारी को उसके महल लेकर जाता है। महल पहुंचकर राजकुमारी सबसे माफी मांगती है। तब राजा और रानी मिलकर राजकुमारी को सारी बातें बताते हैं। राजकुमारी अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा होती है।
सभी लोग राजकुमारी को माफ कर देते हैं क्योंकि राजकुमारी को सच में अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। राजा राजकुमारी को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और कुछ समय बाद राजकुमार राघव से राजकुमारी का विवाह हो जाता है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। इस तरह जादुई सुरमा ने खूबसूरत राजकुमारी का घमंड तोड़ दिया। ये कहानी सिराज नाम के एक सपेरे की है। सिराज बहुत बड़ा सपेरा था। उसकी बीन की आवाज पर लाखों नाग नागिन उसके सामने आ जाया करते थे। लेकिन सिराज बहुत अच्छा आदमी था। उसने आज तक कभी किसी नाग नागिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो लोगों के घरों में घुस जाने वाले सांपों को निकालकर जंगल में छोड़ने जाता था। यही काम करके उसे कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे वो अपना और अपनी पत्नी का गुजारा चला रहा था। सिराज बहुत अधिक अमीर नहीं था। उसके घर में केवल उतनी ही आमदनी थी जिससे कि वो अपना पेट भर सके। सिराज की पत्नी गर्भ से थी, जिस बात के लिए दोनों पति पत्नी को बहुत खुशी थी। एक सुबह वसुंधरा, मुझे बगल वाले गांव जाना है। वहाँ से खबर आई है कि किसी के घर में सांप घुस गया है। वो लोग बेचारे सांप को पीटना शुरू कर दे, इससे पहले ही मुझे वहाँ जाना होगा। जब तक मैं वापस आऊँ तुम खाना बना कर रखना और अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, अच्छे से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वसुंधरा सिराज को दरवाजे तक छोड़ने जाती है। सिराज अपना झोला और बीन लेकर दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। लगभग आधे घंटे का सफर पैदल तय करने के बाद वो उस जगह तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है और घर के अंदर 2 सांप है। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, मैं दोनों सांपों को बहुत प्यार से निकाल दूंगा, लेकिन आप लोगों को शांति बनाए रखनी होगी। सिराज की बात मानकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। वो अपना बीन बजाना शुरू कर देता है। बीन की आवाज सुनकर दोनों सांप सिराज के सामने आ जाते हैं और बड़ी ही सावधानी से सिराज उन दोनों सांपों को पकड़ लेता है और अपनी झोली में रख लेता है। देखिए, कितना आसान काम था, लेकिन ये काम सिर्फ दिखने में आसान लगता है। आप लोग कभी ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। और यहाँ किसी के घर में अगर सांप घुस जाए तो मुझे बुला लेना। कोई भी सांप का नुकसान पहुँचाने के बारे में मत सोचना। ऐसा कहकर सिराज वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने जो 2 सांप पकड़े थे उसे उन दोनों को छोड़ना भी था। सिराज जंगल जाकर दोनों सांप को छोड़ देता है और वहाँ से वापस आने लगता है। तभी वो देखता है कि एक जगह बहुत भीड़ लगी है। जब वो पेड़ के अंदर घुसता है तो देखता है कि 2 लोग एक सांप की खूब पिटाई कर रहे हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? बेचारे बेजुबान को कितनी बेरहमी से पीट रहे हो। पीटे नहीं तो क्या इसका अचार डालें? दिख नहीं रहा कितना जहरीला सांप है? अगर इसने हम में से किसी को काट लिया तो? सांप जब भी किसी को काटता है जब उसको कोई खतरा महसूस होता है, वरना वो किसी को नहीं काटता। छोड़ो इस सांप को। सिराज गांव वालों से झगड़ा करने लगता है और सांप को अपने हाथ में उठाकर जाने लगता है। लेकिन गांव वाले सांप के साथ साथ सिराज की भी खूब पिटाई करते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि वो अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन अपने हाथ से सांप को नहीं छोड़ता। बड़ा ढेर आदमी है, मर गया लेकिन सांप को नहीं छोड़ा। चलो भाइयों यहाँ से। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वो सांप रेंगता हुआ वहाँ से चला जाता है और सिराज का मृत शरीर वहीं पड़ा रहता है। जब इस बात की खबर वसुंधरा को चलती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और घर आकर खुद से ही अपना दुख बयां करने लगती है। हे भगवान, सिर्फ पति का सहारा था, आपने मुझसे वो भी छीन लिया। आपने केवल एक पति ही नहीं छीना, बल्कि एक उस बच्चे से उसका बाप छीन लिया जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। वसुंधरा खूब रोती है। वो भोलेनाथ की परम भक्त थी। वो कुछ भी करना भूल जाती थी, लेकिन भगवान शिव की पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और वसुंधरा ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी के पैदा हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि तभी वसुंधरा का मकान मालिक उसके पास आया और बोला, सुन वसुंधरा, 6 महीने से तूने मेरा कोई किराया नहीं दिया है, लेकिन अब नहीं, इस घर के लिए मुझे नए किराएदार मिल गए हैं। अब तुझे ये मकान खाली करना होगा।
लेकिन मालिक मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ा तो रहम कीजिए, मुझ पर नहीं मेरी बच्ची पर तो कीजिए। अभी 2 दिन की हुई है ये, इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी मालिक? वो सब मैं नहीं जानता, कहीं भी जाकर कुछ भी कर, लेकिन अब तुझे ये मकान खाली करना होगा। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जा यहाँ से। वसुंधरा मालिक के आगे बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो वसुंधरा की एक नहीं सुनता। अंत में वसुंधरा को अपना सामान बांधकर अपनी बेटी के साथ घर से बाहर निकलना पड़ता है। वो चलते चलते जंगल पहुंच जाती है और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। भूख के मारे वसुंधरा की बेटी बहुत रो रही थी। चुप हो जा मेरी बच्ची, तुझे भूख लगी है, रुक जा, तुझे अभी दूध पिलाती हूँ। वसुंधरा अपनी बेटी को अपना दूध पिलाने लगती है। तभी उसके सामने एक नागिन अपना फन फैलाकर बैठ जाती है। उस नागिन को देखकर वसुंधरा बिल्कुल नहीं डरती। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरी बच्ची की तरह तुम्हें भी भूख लगी है क्या? तुम्हें भी दूध पीना है? वसुंधरा एक पत्ते में अपना दूध निकालकर उस नागिन को पीने के लिए देती है। दूध पीकर वो नागिन वहाँ से चली जाती है और वसुंधरा की बेटी लक्ष्मी भी सो जाती है। वसुंधरा अपनी बेटी को जमीन पर सुलाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने लगती है। कड़ी मेहनत के बाद वसुंधरा जंगल में एक झोपड़ी बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लगती है। वो नागिन रोज वसुंधरा के पास आती थी और वसुंधरा उसे अपना दूध देती थी। इसी तरह समय बीतने लगा। वसुंधरा को ऐसा कभी नहीं लगा कि उसकी एक बेटी है। वो हमेशा ये मानती थी कि उसकी 2 बेटियां हैं, एक लक्ष्मी और दूसरी नागिन। देखते देखते 5 साल बीत गए। लक्ष्मी भी 5 साल की हो गई थी। एक बार अचानक से नागिन ने दूध पीने आना छोड़ दिया। वसुंधरा को बहुत चिंता होने लगी। क्या बात है, नागिन पिछले 4 दिनों से दूध पीने नहीं आई। भगवान उसकी रक्षा करना, वो हमेशा सही सलामत रहे। 4 दिन 1 महीने में बदल गया और 1 महीना 6 महीने में, लेकिन नागिन वहाँ कभी दोबारा नहीं आई। दूसरी तरफ वसुंधरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। वो ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। उसकी बेटी अभी 6.5 साल की थी। उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी। हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा? कैसा भाग्य लिखा है आपने मेरी बच्चे का भगवान। जब पेट में थी तो पिता का साया चला गया, पैदा हुई तो घर चला गया। अब जब 6 वर्ष की हुई तो मैं बीमार पड़ गई। कहीं मेरी बेटी अभागिन तो नहीं? वसुंधरा की यही आखिरी शब्द थे। इसके बाद वो मर गई। लक्ष्मी उसके पास बैठकर रोती रही, लेकिन उसकी माँ उस दिन के बाद कभी नहीं उठी। भूख के मारे लक्ष्मी घर से बाहर निकल गई और जंगल के पास वाले गांव में चली गई। अकेली बच्ची को इस तरह गांव में भटकते देख गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे ये लड़की कौन है? कितनी छोटी है, 2 दिन से गांव में भटक रही है। कोई ना कोई बेचारी को खाना दे ही देता है। अरे तुम नहीं जानती ये कौन है? सिराज सपेरे को जानती हो? उसी की बेटी है। सुना है बहुत अभागिन है। जब पेट में थी तो इसका बाप मर गया और जब पैदा हुई तो घर चला गया और फिर माँ भी मर गई इसकी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब तो गांव वाले भी लक्ष्मी को खाना नहीं देते थे। लक्ष्मी जिसके घर खाना मांगने जाती थी वो लक्ष्मी को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। एक रोज भूख के मारे लक्ष्मी बेहोश हो गई। तब एक लड़की आई और उसको उठाकर जंगल की तरफ ले गई। उस लड़की ने लक्ष्मी की खूब सेवा की। वो जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो गई, लगभग 5 सालों तक उस लड़की ने लक्ष्मी को अपने साथ रखा। एक दिन, दीदी हम गांव में क्यों नहीं जाते हैं? हम हमेशा इसी जंगल में रहते हैं। लक्ष्मी, गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम गांव में नहीं जाते हैं। नहीं दीदी, मुझे गांव जाना है तो जाना है। ऐसे जिद नहीं करते लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, गांव में नहीं जाना है इसका मतलब नहीं जाना है। लक्ष्मी उदास होकर घर में चली जाती है। फिर उसकी बड़ी दीदी उसको मनाने लगती है। रात में खाना पीना खाकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को लक्ष्मी चुपके से उठती है और खुद से ही कहती है, ये दीदी की बच्ची मुझे गांव में जाने नहीं देती है, लेकिन आज मैं जाकर रहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है।
लक्ष्मी चुपके चुपके गांव में चली जाती है। रात हो रहा था इसलिए सब सो रहे थे। काफी देर तक घूमने के बाद लक्ष्मी भी एक पेड़ के नीचे सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है लोग उसके आसपास खड़े हैं और बातें बना रहे हैं। लक्ष्मी चुपके से जाने लगती है, लेकिन तभी एक औरत उसको पकड़कर पीटने लगती है। अभागिन लड़की, 5 साल पहले इस गांव से तुझे कोई उठा कर ले गया था और फिर से वापस आ गई तू। बहनों, मैं तो कहती हूँ उसको पीट पीट कर आज खत्म ही कर दो, नहीं तो पूरे गांव में अपनी मनहूसियत फैलाती रहेगी। आप सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और क्या हुआ था 5 साल पहले? मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई लक्ष्मी की कुछ भी नहीं सुनता और सभी उसकी पिटाई करने लगते हैं। लक्ष्मी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन वहां आ जाती है और वो उसको गांव वालों से बचाकर वापस जंगल में ले जाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, गांव में किसी भी हालत में मत जाना। लेकिन दीदी, ये गांव वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया है दीदी? बताओ ना, मुझे कुछ नहीं पता। और ये मुझे अभागिन क्यों कह रहे हैं? बताओ ना दीदी। लगता है अब वो वक्त आ गया है जब मुझे तुम्हें सारी सच्चाई बतानी है। मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की अपना असली रूप धारण कर लेती है। हाँ, असल में वो वही इच्छाधारी नागिन थी जिसको बचाते हुए सिराज ने अपनी जान गंवा दी थी और जिसको वसुंधरा रोजाना दूध पिलाया करती थी। तुम्हारे माता और पिता के मरने का कारण तुम नहीं हो, मैं हूँ। मुझे ही बचाने के कारण तुम्हारे पिता की जान चली गई थी और मेरे ही दुख में तुम्हारी माँ भी चल बसी थी। तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बेटी माना था, इसलिए उनके जाने के बाद मैंने तुम्हारी देखभाल बड़ी बहन की तरह की। गांव वाले तुम्हें अभागिन समझते हैं, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। काश कि मैं उन्हें समझा पाती। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, तुम्हारा जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बर्बाद हुआ है। मुझे माफ कर दो। दीदी, अतीत चाहे जो भी कहता हो, मेरे लिए आप मेरी सगी बहन से बढ़कर हो। आप मुझसे माफी मत मांगो दीदी। दुनिया में सबसे सर्वप्रथम प्यार होता है जो मुझे आपसे है और मेरे माता पिता को भी था। शायद भगवान ने नाग नागिनों के साथ हमारे परिवार का कोई नाता जोड़ रखा था। मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके मना करने के बावजूद भी गाँव गई। अब मैं कभी गाँव में नहीं जाऊंगी। अब हम दोनों सारा जीवन यहीं पर व्यतीत करेंगे। नागिन लक्ष्मी को अपने गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जंगल के अंदर ही रहने लगती है और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगती है। तारा, तुम अभी तक सोई नहीं? कल स्कूल भी तो जाना है। नहीं माँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। अगर कल एक दिन छुट्टी कर लिया तो क्या हो जाएगा? नहीं, स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। चलो अब सो जाओ। मैंने कहा ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, अच्छा सुनो। किसी गांव में एक बहुत खूबसूरत राजा रहता था। नहीं माँ, मुझे किसी राजा रानी की कहानी नहीं सुननी है। मुझे जादूगरनी की कहानी सुनाओ ना। पूनम अपनी बेटी तारा को कहानी सुनाने लग जाती है। तारा के पैदा होने के कुछ साल बाद ही पूनम का उसके पति से तलाक हो जाता है। तारा की कस्टडी पूनम के पास आ जाती है। पूनम पढ़ी लिखी औरत थी, जिसकी वजह से उसका एक ऑफिस में काम लग जाता है। दोनों माँ बेटी एक साथ हंसी खुशी रह रही थी। तारा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ, मेरे दोस्तों को उनकी मम्मी स्कूल लेने आती है। आप मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आती हो? मैं ऑफिस जाती हूँ ना, इसलिए नहीं आ पाती। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि उन्होंने आपको कभी नहीं देखा है। आज आप मुझे स्कूल लेने जरूर आओगी। लेकिन काम 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 काम, बस काम। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या? आज आपको स्कूल आना ही होगा, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ। ये सुनकर तारा बहुत खुश होती है। उस दिन पूनम तारा को स्कूल लेने जाती है। तारा पूनम को अपने दोस्तों के पास लेकर जाती है। तुम सब हमेशा कहते रहते थे ना कि मेरी माँ तो मुझे स्कूल लेने ही नहीं आती है। देखा, आज आई है। चलो बच्चों, मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। पूनम तारा और उसके दोस्तों को आइसक्रीम खिलाती है। तारा, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है। उन्होंने हम सबको इतनी यम्मी आइसक्रीम खिलाई। वो तो है। अब तेरी माँ तुझे रोज स्कूल लेने आएगी क्या? नहीं, मेरी माँ ऑफिस जाती है। आज तो वो मेरी जिद करने पर आई है। माँ बहुत बिजी रहती है ना।
चलो बच्चों, अब सब अपने अपने घर जाओ वरना देर हो जाएगा। सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। पूनम और तारा भी घर आने लगते हैं। दोनों बातें करते हुए आ ही रहे थे, तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके साइड से तेज रफ्तार में जाती है और बहुत सारा गंदा पानी पूनम की साड़ी पर उछाल देती है। ये देखकर तारा को बहुत गुस्सा आता है। अंकल, दिखता नहीं है क्या? गाड़ी के अंदर हो तो क्या बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता? गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर निकलता है। क्या बोल रही है? मैंने कहा दिखाई नहीं देता है क्या आपको? आपने मेरी माँ की इतनी अच्छी साड़ी गंदी कर दी। मैंने ठीक से देखा नहीं। ठीक से देखकर चलाया करो। पता नहीं गाड़ी चलाने वाले लोग अपने आसपास के लोगों को कुछ समझते ही नहीं हैं। चुप हो जा तारा, कितना बोल रही है। आपकी बेटी तो बहुत बोलती है। इस एज में इतना बोलती है, तमीज सिखाओ इसे कुछ। हाँ हाँ समझाऊंगी मैं इसे, आप जाओ। पूनम तारा का हाथ पकड़ती है और जल्दी जल्दी घर जाती है। घर आकर पूनम तारा को कहती है, इतना क्यों बोल रही थी तुम? मैंने कहाँ ज्यादा बोला, सारी गलती तो उन अंकल की थी। इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? हाँ लेकिन ऐसे किसी से नहीं भिड़ जाते हैं। आप हमेशा मुझे ही क्यों डांटती रहती हो? ऐसे आते जाते लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं, और ऊपर से अभी तुम बच्ची हो, इतना बोलना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ बोला, हमें तो उन अंकल को गंदे पानी में गिरा गिरा कर मारना चाहिए था। तारा की ये बात सुनकर पूनम हंसने लगती है। बाप रे, इतनी कम उम्र में तुम तो बहुत खतरनाक हो गई हो। अगर तुम्हें ऐसी शक्ति मिले जिससे तुम बहुत ताकतवर हो जाओ, फिर तो ना जाने तुम क्या क्या कर बैठोगी। तारा बच्ची थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलती थी। पूनम हमेशा उसे समझाती रहती थी। दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन पड़ोस वाली आंटी अपने घर का सारा कूड़ा पूनम के घर के बाहर गिरा देती है। ये तारा देख लेती है। वो पड़ोस वाली आंटी को बोलती है, आंटी, आपने अपना कूड़ा हमारे दरवाजे के बाहर क्यों गिराया? उठाओ इसे। ये मेरा कूड़ा नहीं है, फिर मैं क्यों उठाऊं? कितनी झूठी हो आप। अभी तो मैंने देखा आप यहाँ कूड़ा फेंक रही थी। अरे जा यहाँ से, 2 फुट की लड़की मेरे से जुबान लड़ा रही है। आवाज सुनकर पूनम बाहर आती है। पूनम सीधी साधी औरत थी। वो किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी। वो बाहर आकर पड़ोस वाली से कहती है, दीदी बच्ची है, गुस्सा मत करो। क्या माँ, इन्होंने सच में कूड़ा फेंका है? चुप हो जा तारा, घर के अंदर जा। तारा घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूनम उसके पास जाती है। माँ, सच में उन्होंने कूड़ा फेंका था और आप मुझे ही डांटने लग गई। यहाँ तक कि मैं अंदर से सुन रही थी, आप उनसे माफी मांग रही थी। गलती उनकी और माफी आप मांगो। तारा, हम यहाँ पर अकेले रहते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के सहारा है। मुझे पता है उन्होंने कूड़ा गिराया होगा, लेकिन इन छोटी बातों पर मैं किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहती। वैसे भी मुझे ऑफिस का बहुत काम रहता है। अगर मैंने सारी एनर्जी यहाँ वेस्ट कर दी तो ऑफिस में कैसे काम कर पाऊंगी? इन छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुम हो जो समझती ही नहीं। तारा रोने लगती है। हम अकेले रहते हैं तो क्या हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं क्या? फिर कोई हमारे साथ ये क्यों करता है? आप किसी को कुछ नहीं बोलती हो, इसलिए सब आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। अगर मैं कूड़ा उठा लूंगी तो इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इन बातों को बड़ा बनाना अच्छी बात नहीं है। पूनम बोल ही रही थी कि तारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटों बाद पूनम तारा के कमरे में आती है। तारा, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खा लो। तारा कोई जवाब नहीं देती है। पूनम समझ जाती है कि तारा अभी तक उससे गुस्सा है। ठीक है, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मैं तो यहाँ तुम्हें एक बात बताने आई थी। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए तुम्हारा वो बात जानना जरूरी है। बताओ, क्या बताने आई थी आप? तुम यहीं बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। पूनम बक्सा खोलती है और उसमें से एक बहुत पुराना नेकलेस निकाल कर लाती है। ये नेकलेस तो बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत है। आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि ये और नेकलेस की तरह मामूली नहीं है। मतलब? जब मेरी शादी हो रही थी तब तुम्हारी दादी ने शगुन में मेरे लिए ये नेकलेस भिजवाया था। तब तो मुझे भी मामूली लगा था। मैंने अपनी शादी में भी ये नेकलेस पहना था, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो तुम्हारी दादी ने मुझे इस नेकलेस की शक्तियों के बारे में बताया। माँ, दादी आपको बहुत प्यार करती थी क्या? हाँ, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी थी। वो मुझे बेटी की तरह प्यार देती थी। शादी के 1 साल बाद ही तुम्हारी दादी गुजर गई थी, लेकिन मैं हर दिन उन्हें याद करती हूँ।
फिर पापा उनकी तरह क्यों नहीं थे? दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे पापा भी कोई बुरे नहीं थे, बस बहुत सारे मुद्दे में उनकी सोच अलग थी और मेरी सोच अलग थी, जिसकी वजह से हम दोनों की ज्यादा नहीं बनी और हम दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला कर लिया। मुझे नेकलेस की शक्तियों के बारे में बताओ। अगर किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट या कोई बीमारी होगी तो ये नेकलेस पहनने के बाद ठीक हो जाएगी। क्या सच में? लेकिन दादी के पास ऐसी जादुई शक्तियों वाला नेकलेस कहाँ से आया? तुम्हारी दादी खुद एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उन्होंने ही ये नेकलेस बनाया था। अपनी आखिरी निशानी उन्होंने हमेशा के लिए मुझे दे दिया, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करती थी और साथ ही मुझ पर भरोसा भी बहुत करती थी। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि कभी भी इमरजेंसी में मैं घर में ना रहूं तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। फिर मुझे ऑफिस में तुम्हारी चिंता भी नहीं रहेगी। उस दिन से नेकलेस तारा के पास रहने लगता है। पूनम बेफिक्र होकर ऑफिस में काम करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पूनम ऑफिस में काम कर रही थी, तभी गांव के मुखिया का फोन आता है। अभी अभी भूकंप आया था, जिसकी वजह से गांव में बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुछ हिस्सा गिर गया है। शायद तुम्हारी बेटी घर के अंदर ही थी। गांव में कोई भी तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा रहा है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि फिर से अचानक भूकंप न आ जाए और वो लोग घर में दबकर मर ना जाएं। ये सुनकर पूनम बहुत घबरा जाती है। वो ऑफिस से निकलती है और बस से घर आती है। थोड़ी देर बाद पूनम घर पहुंचती है और अपने घर के अंदर जाती है। उसके घर के अंदर काफी नुकसान हो गया था। पूनम तारा के कमरे में जाती है, जहां तारा अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तारा, तुम ठीक हो? हाँ माँ, दादी के नेकलेस के होते हुए मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं नेकलेस पहनकर शीशे में देख रही थी, तभी अचानक भूकंप आ गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। पूनम तारा को गले से लगा लेती है और अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ उस दिन मैंने तारा को नेकलेस के बारे में बता दिया था। अगर मैंने नहीं बताया होता तो ना जाने आज मेरी बच्ची के साथ क्या हो जाता। माँ, हमारा घर तो काफी टूट गया है। हम इस घर में रहेंगे क्या? आपके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं, जो हम तुरंत एक घर खरीद सके। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन भूल गई क्या, हमारे पास जादुई नेकलेस है। जादुई नेकलेस घर भी देता है क्या? और क्या, उस दिन मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि तुम बच्ची हो। अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाती। तुम्हारी दादी ने मुझे कहा था कि अगर जादुई नेकलेस का इस्तेमाल करते हुए लालच आ जाएगा तो ये हमेशा के लिए मामूली बन जाएगी। फिर पूनम जादुई नेकलेस से एक घर मांगती है और उसी वक्त उसके पुराने घर की जगह एक नया आलीशान घर आ जाता है। उस दिन के बाद से फिर से पूनम हमेशा के लिए नेकलेस बक्से में रख देती है और ऑफिस में काम करके गुजारा करने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। 2 गोरी और एक काली राजकुमारी। राजा प्रताप सिंह की 2 बेटियां थी। वो अपनी दोनों बेटियों को प्यार करते थे। पहली राजकुमारी का नाम कला और दूसरी राजकुमारी का नाम काव्या था। राजा को एक बेटी की चाह थी, रानी को बेटी की कोई चाह नहीं थी। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, मुझे बहुत चिंता सता रही है कि मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। इसमें आपको चिंता क्यों सता रही है? दोनों बेटियां आपकी ही है और अपनी संतान चिंता कैसे हो सकती है? मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी 2 बेटियां हैं, बल्कि मुझे अपने राज्य की चिंता है। कल को दोनों राजकुमारी की शादी हो जाएगी और मेरे बूढ़े हो जाने के बाद राजा यहाँ का राजकुमार ही बनता है। लेकिन मुझे बेटा नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें एक बेटे के बारे में सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब आप यहाँ के राजा हो तो इस राज्य के भविष्य के बारे में सोचना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह राजा रानी को एक बेटा होने की इच्छा थी। कई महीनों बाद रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद रानी को तीसरी बार बेटी हो जाती है। राजा की दोनों राजकुमारियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये तीसरी काली पैदा हुई थी। पूरे राज्य में शोर मच गया कि राजा की यहाँ तीसरी बार लड़की पैदा हुई है, वो भी काली। रानी परेशान होते हुए राजा से कहती है, महाराज, आपकी दोनों बड़ी बेटियां कितनी खूबसूरत है
और ये इतनी काली। हमें तो तीसरी बार इस राज्य के लिए राजकुमार चाहिए था, लेकिन बेटी वो भी काली, इससे तो कोई विवाह भी नहीं करेगा। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा ही होगा। तुमने खुद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा होगा, तभी ये काली पैदा हुई है। राज्य का राजकुमार चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई। ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। सच बताऊं, मैंने भी बेटी की चाह रखी थी, लेकिन मुझे बेटी हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे अपनी पहली दोनों बेटियों की तरह बिल्कुल प्यार नहीं करूँगा। लेकिन जो भी हुआ, ये हमारी बेटी है। हमें अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता इसे अपनी बेटी, ये मेरी भूल है। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। रानी अपनी तीसरी बेटी का नाम काशी रखती है। काशी को अपने पिता का प्यार बिल्कुल नहीं मिलता था। रानी अपनी जिम्मेदारी समझकर काशी का ध्यान रखती थी और उसे प्यार भी करती थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और काशी बड़ी हो जाती है। एक दिन काशी अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ बैठी थी। राजकुमारी कला राजकुमारी काशी को कहती है, काशी, मुझे नहीं लगता कि तुम हम दोनों की बहन हो। अगर तुम हमारी बहन होती तो हमारी तरह खूबसूरत होती। हाँ काशी, मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हें रानी माँ पक्का कहीं से उठा कर लाई होगी। वो क्या है ना, हमारी रानी माँ बहुत दयालु है। तुम्हें कहीं सड़क के कोने पर देखा होगा तो उठा कर ले आई होगी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। राजकुमारी काशी रानी से कहती है, रानी माँ, देखो ना, दीदी कह रही है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही उनकी बहन। अगर मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर। दोनों दीदी मेरा इतना मजाक क्यों बनाती हैं? क्यों बनाते हो अपनी छोटी बहन का इतना मजाक? देखना, एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और इससे विवाह करेगा। जब इसका विवाह हो जाएगा, तुम दोनों रोते रहना इसकी याद में। खूबसूरत राजकुमार, वो भी इस काली को? वैसे रानी माँ, हम दोनों को इसकी कभी याद नहीं आने वाली है, क्योंकि हम इसे अपनी बहन ही नहीं मानते। हाँ माँ, और वैसे भी इसे तो पिताजी भी बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। वो बस हम दोनों को प्यार करते हैं। रानी माँ, पिताजी मुझे क्यों नहीं पसंद करते? क्या मैं काली हूँ इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते? मेरा भी मन करता है कि पिताजी मुझे दोनों दीदी की तरह प्यार करें, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। आप उनसे कहती क्यों नहीं हो रानी माँ कि वो भी मुझे प्यार करें? ये समय इन बातों का नहीं है। तुम अभी अपने कक्ष में जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हारे पिताजी यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। राजकुमारी काशी अपने कक्ष में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा रानी के पास आते हैं। कल हम सबको मेरे दोस्त राजा प्रताप सिंह की बेटी के विवाह में जाना है। राजकुमारी काशी भी चल सकती है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। मैं महल में तो उसकी शक्ल नहीं देखता और उसे मैं उत्सव में लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजकुमारी कला और राजकुमारी काव्या उत्सव में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजकुमारी काशी उनके कक्ष में जाती है। आप दोनों तैयार क्यों हो रही हो? महल में तो कोई उत्सव नहीं है। हम पिताजी के मित्र की बेटी की विवाह में जा रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। तुम्हें तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी ने तुम्हें हमारे साथ चलने से मना किया है। चुपचाप अपने कक्ष में जाओ। तुम इस लायक नहीं जो हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। राजकुमारी काशी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कक्ष में जाकर रोने लगती है। भगवान, आपने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया? मेरे अपने पिताजी ही मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। मैं तो बस एक मजाक बनकर रह गई हूँ। जिसका पिता ही उससे नफरत करता हो, उसका जीना व्यर्थ है। तभी अचानक राजकुमारी काशी के कक्ष में एक परी प्रकट होती है। परी राजकुमारी काशी से कहती है, राजकुमारी काशी, तुम रोना बंद करो। आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। क्या? कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी ने हमारे परीलोक की एक परी का बहुत मजाक बनाया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो परी काली थी। तुम्हारे पिताजी के मजाक बनाने के बाद
काली परी को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को काली राजकुमारी होने का श्राप दिया। श्राप मिलने के बाद भी तुम्हारे पिताजी ने काली परी का बहुत मजाक बनाया। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये श्राप पूरा हुआ। लगता है राजा रानी को इस बारे में याद नहीं है। लेकिन परी, ये सब कुछ मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? मुझे अपने पिताजी का प्यार चाहिए। मैं गोरी होना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे पिताजी को कोई सबक मिला है, बल्कि जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। मैं तुम्हें गोरी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पिताजी को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाएगा, उस दिन तुम गोरी हो जाओगी। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमारी काशी अपने मन में सोचती है, पिताजी तो मुझे अपने आसपास भी नहीं रहने देते हैं और ऊपर से उन्हें ये सब याद भी नहीं है। पिताजी को अपनी गलती का पछतावा कैसे होगा? राजकुमारी काशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर जाते हैं और शिकार करते हुए एक जंगली जानवर राजा पर हमला कर देता है। जंगली जानवर ने राजा पर बहुत गहरा हमला किया था, जिसकी वजह से राजा बहुत घायल हो जाते हैं। वो चोट इतना गहरा था कि बड़े बड़े हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखकर राजकुमारी काशी रानी से कहती है, रानी माँ, पिताजी को बहुत चोट आई है। कोई उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। वो यहाँ के राजा हैं। उनका इतने दिनों तक घायल रहना राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, फिर भला तुमसे सेवा क्यों करवाएंगे? रानी माँ, मैं पिताजी के पास एक हकीम का रूप लेकर जाऊंगी। आप बस इतना बोल देना कि मैं दूर किसी गांव की हकीम हूँ जो उनकी चोट ठीक करने आई हूँ। पर तुम अपने पिताजी को कैसे ठीक कर पाओगी? ठीक होने के लिए असरदार दवाइयों की भी जरूरत होती है। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस मैंने जो आपको कहा है, इसके लिए आप मेरी मदद कर दीजिए। रानी राजकुमारी काशी की बात मान लेती है। उसके बाद राजकुमारी काशी अपने कक्ष में जाती है और परी को याद करती है। परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। परी, मुझे अपने पिताजी की चोट के लिए एक असरदार दवाई चाहिए। यहाँ की किसी भी प्रकार की दवाई ने उन पर कोई असर नहीं किया है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। परी अपनी शक्ति से वहाँ कुछ औषधि प्रकट करती है। ये हमारे परीलोक की बहुत शक्तिशाली औषधि है। तुम ये अपने पिताजी के चोट पर लगा देना और देखना कुछ ही दिनों में वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। राजकुमारी काशी परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद राजकुमारी काशी एक हकीम का रूप लेकर दुपट्टे से अपना मुंह ढक लेती है और रानी के पास जाती है। राजकुमारी काशी रानी को सारी बातें बताती है। फिर रानी राजकुमारी को राजा के पास लेकर जाती है। ये तुम किसे लेकर आई हो और ये अपना चेहरा क्यों ढक रखी है? महाराज, मैं आपकी चोट ठीक करने के लिए दूर गांव से हकीम लेकर आई हूँ। मुझे अभी तक जितने हकीम आए हैं कोई ठीक नहीं कर पाया, फिर ये मुझे ठीक कैसे कर पाएगी? इन्होंने कई राजा राजकुमारी की चोट ठीक की है। इनकी दवाइयाँ बहुत असरदार होती है। मुझे पूरा विश्वास है इनकी निगरानी में आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों तक राजकुमारी काशी हकीम का रूप लेकर परी के दिए हुए औषधि से राजा की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे राजा की चोट ठीक होने लगती है। तभी एक दिन राजकुमारी काशी राजा के चोट पर औषधि लगा रही थी। तभी अचानक खिड़की से जोर का हवा का झोंका अंदर आता है, जिसकी वजह से राजकुमारी का दुपट्टा चेहरे से हट जाता है और राजा उसका चेहरा देख लेते हैं। ये देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। मतलब इतने दिनों से मेरी सेवा तुम कर रही थी? हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया। मुझे आपकी चोट देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ऐसे करने का सोचा। तुम माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगना चाहिए कि अपनी ही बेटी से मैं नफरत कर रहा था। जिन दो बेटियों को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वो दोनों तो मुझे कभी देखने तक नहीं आती और तुम इतने दिनों से अपना चेहरा छुपाकर मेरी सेवा कर रही थी।
मुझे खुद पर धिक्कार है जो मैं अपनी बेटी से सिर्फ उसके काले रंग की वजह से नफरत करता था। मुझे सबक मिल गया है, अब मैं कभी भी किसी के काले रंग की वजह से उससे नफरत नहीं करूँगा। राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हो जाता है। तभी अगले ही पल राजकुमारी काशी अपनी दोनों बहनों से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यह देखकर राजा रानी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी काशी राजा को काली परी के दिए हुए श्राप के बारे में बताती है। हाँ, अब मुझे याद आया। कई वर्ष पहले एक काली परी ने मुझे श्राप दिया था। मेरी पहली और दूसरी बेटी खूबसूरत हुई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि उनका श्राप विफल हो गया है, लेकिन तुम्हारे पैदा होने तक इस बारे में मैं भूल ही गया था। राजा राजकुमारी काशी से माफी मांगने लगते हैं। राजकुमारी काशी अपने पिताजी के गले लग जाती है। इस तरह उस दिन से राजकुमारी काशी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।